आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के एसएसटी चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ आपको इस चैप्टर के पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंडियंस क्यों स्टडी कर रहे हैं और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही हमें इक्वालिटी, लिबर्टी जैसे आइडियाज़ मिले थे। फ्रांस ही पहली वो कंट्री था जिसने अपने किंग के खिलाफ रिवोल्यूशन किया था, इक्वालिटी की मांगों को रखते हुए, लिबर्टी की मांगों को रखते हुए, जो आज हमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट कर रहा है हमारे देश में। तो इस तरह के आइडियाज़ किस तरीके से पनपे, लोगों ने क्या रिएक्ट किया, किंग को किस तरीके से अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी फ्रांस में, ये सब हम इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं शुरू हम हमारा चैप्टर। 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में जो पेरिस का शहर था वो एक अलार्मिंग स्टेट पे था, यानी वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो नॉर्मल नहीं था। किंग ने अपनी सेना को आदेश दे दिया था कि आप लोग शहर में जाओ और शहर में जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करो। र्यूमर्स स्प्रेड, अफवाहें फैल गई थी लोगों के बीच में कि जल्दी ही किंग अपनी आर्मी को सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर करने का ऑर्डर दे देगा। कुछ 7000 मेन और वुमेन टाउन हॉल के आसपास इकट्ठा हुए और उन सब ने डिसाइड किया कि हम पीपल्स मिलिटिया, यानी लोग, सिटीजन्स अपनी खुद की मिलिट्री बनाएंगे और किंग के खिलाफ लड़ेंगे। वो बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर घुस गए हथियारों की तलाश में। अपनी खुद की मिलिट्री बनाने के लिए उनको हथियारों की ज़रूरत थी। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सिटी। कुछ 100 लोग इन फ्रांस के पेरिस शहर के ईस्टर्न पार्ट की तरफ मूव करने लगे और उन्होंने फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टील, बास्टील एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस प्रिजन था पेरिस का, फ्रांस का, और ये फोर्टिफाइड प्रिजन था, यानी एक किलेबंदी कर रखी थी इसकी बहुत अच्छी चौकसी की जाती थी। तो बास्टील की तरफ मुड़े बहुत सारे लोग फ्रांस के। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशन। उन लोगों को आशा थी कि बास्टील के किले में उनको स्टोर करके रखी गई एम्यूनेशन मिल जाएगी, बंदूक कारतूस वगैरह मिल जाएंगे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टील वॉज किल्ड। एक आर्म्ड फाइट हुआ आम लोगों के बीच में और बास्टील के सिक्योरिटी पर्सन्स के बीच में, और जो कमांडर था बास्टील जेल का वो मार दिया गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और जितने भी प्रिजनर्स थे, जितने भी कैदी थे बास्टील के अंदर, उन सबको छुड़ा लिया गया। सिर्फ 7 ही कैदी थे उस वक्त बास्टील के अंदर, लेकिन जितने भी थे उनको छुड़ा दिया गया। येट द बास्टील वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। बास्टील का जो प्रिजन था उसको आम लोग बहुत हेट करते थे, क्योंकि बास्टील का जो किला था, बास्टील का जो जेल था, वो किंग की पावर को सिग्निफाई करता था। और क्योंकि लोग किंग को हेट करते थे, इसलिए वो उसकी पावर के किसी भी सिंबल को बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने बास्टील को सबसे पहले गिराया। The fortress was demolished and stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. उस किले को, उस फोर्ट्रेस को गिरा दिया गया और जो स्टोन फ्रैगमेंट्स, उस किले के जो पत्थर के टुकड़े थे, उनको मार्केट में बेच दिया गया उन लोगों को जो निशानी के तौर पे इसे स्टोर करना चाहते थे, यानी कोई निशानी रखना चाहते थे बास्टील डेमोलिशन की। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. इस दिन, इस बास्टील डेमोलिशन के बाद ये जो रेवोल्यूशन था और ज़्यादा बढ़ने लगा, पेरिस में भी और आसपास के गांवों में भी। ज़्यादातर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके प्रोटेस्ट का मेन कारण था हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड का हाई प्राइस, ब्रेड यानी रोटी का, ब्रेड का हाई प्राइस सबसे मेन कारण था। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस। बाद में आज जब हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को, तो उनके अकॉर्डिंग ये जो डेमोलिशन ऑफ बास्टील हुआ, लोगों ने रोटी के बहुत ज़्यादा प्राइस के खिलाफ जो विद्रोह किया, इन सब ने एक चेन ऑफ इवेंट्स, बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हुई उस वक्त जिसकी वजह से किंग को एग्जीक्यूट करना पड़ा, किंग को पनिश करना पड़ा। बहुत से लोगों को ये पता नहीं था, फ्रांस के बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि हमारी शुरू की गई एक छोटी सी लड़ाई इतना बड़ा इफेक्ट डालेगी वर्ल्ड लेवल पे। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ये सब हुआ कैसे, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, सोसाइटी की कंडीशंस कैसे थी, लोगों को क्यों इतना बड़ा रेवोल्यूशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। मीनवाइल आपको एक पिक्चर दिखाई गई है स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील की।
ठीक है, बास्टिल रेवोल्यूशन की एक पिक्चर दिखाई गई है। आगे देखिए, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के दौरान फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी सोसाइटी में बड़ा रिवॉल्यूशन तब होता है जब उनके साथ कुछ बहुत गलत किया जा रहा हो, बहुत सारे लोगों के साथ जब गलत किया जा रहा हो तब ऐसा होता है। तो हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी उस वक्त की कैसी थी। 1974 में लुई 16 जो बर्बन फैमिली के थे, बर्बन फैमिली ये बिस्किट का नाम नहीं है, यहाँ डायनेस्टी का नाम है, उनके वंश का नाम है। बर्बन फैमिली के जो किंग लुई 16 थे वो फ्रांस के राजा बने 1774 में। वो 20 साल के थे और उन्होंने ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से शादी की। अब ये मैरी एंटोनिएट और जो किंग लुई 16 हैं ये बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते थे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैरी एंटोनिएट को जब पता चला कि उसके सब्जेक्ट्स जो हैं, उसकी जो प्रजा है वो रोटी के लिए या फिर ब्रेड के लिए रेवोल्यूशन कर रही है, तो उसने इस चीज़ का मजाक बनाया कि अगर आपके पास ब्रेड के पैसे नहीं है तो केक खा लो। तो उसने मजाक बनाया और यही चीज़ें लोगों को ज़्यादा तंग करती थी। अपॉन हिज एक्सेक्शन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, जब किंग लुई 16 राजा बना तो उसकी जो खजाना था वो बिल्कुल खाली था। लगातार लड़ाइयाँ लड़ी थी फ्रांस ने और जो फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो बिल्कुल ख़त्म थे उस वक्त। एडिड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। इसके अलावा पहली बात तो खजाना खाली था, दूसरी बात किंग लुई 16 ने वर्सेल्स में एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार कोर्ट बनवाया था जिसकी देखरेख और जिसके बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। लुई 16 के अंडर फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को हेल्प किया उनकी इंडिपेंडेंस गेन करवाने में ब्रिटेन से। देखिए फ्रांस की ब्रिटेन के साथ बनती नहीं थी और ब्रिटेन का अमेरिका के ऊपर उन दिनों कब्जा था, तो अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद करवाने के लिए फ्रांस के किंग लुई 16 ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी, यानी खजाना पहले से ही खाली है और दूसरों को दान करते फिर रहे हैं। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लीवर्स टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 बिलियन लीवर्स। लीवर्स वहाँ की करेंसी है, तो 1 बिलियन लीवर्स का कर्जा और चढ़ गया जबकि 2 बिलियन का कर्जा पहले से ही था। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जो लोग लोन दे रहे थे फ्रांस को, फ्रांस की किंगशिप को, वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। इसीलिए फ्रेंच गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा, उसको अपनी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाने में ही दे देना पड़ता था। एक ऐसी एम्पायर जिसको अपना बहुत बड़ा हिस्सा, कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज के तौर पे देना पड़ता हो, उसको देश के खर्चे निकालने में प्रॉब्लम आएगी ही। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अपने लगातार रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा तो इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा तो वो ब्याज में ही दे देते थे, इंटरेस्ट में ही दे देते थे, तो जो उनके रेगुलर खर्चे थे जैसे कि आर्मी के खर्चे, कोर्ट के खर्चे, गवर्नमेंट ऑफिसेज के खर्चे, यूनिवर्सिटीज़ के खर्चे, इन सब को चलाने के लिए उनको टैक्सेस इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ी। येट इवन दैट मेजर वुड नॉट हैव सफाइज्ड। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th century was divided into 3 estates and only members of the third estate paid taxes। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो उन्होंने कदम उठाया ये भी शायद ट्रेजरी को के लॉज को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी में एक बहुत गलत बात थी क्या, फ्रेंच सोसाइटी उन दिनों 3 एस्टेट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। टैक्स जो लिया जाता था वो सिर्फ थर्ड एस्टेट से ही लिया जाता था, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को बाय बर्थ टैक्स फ्री कर दिया जाता था, उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। ये जो एस्टेट्स हैं, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, ये उस वक्त बनाए गए थे जब फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, ज़मीन फ्यूडल लॉर्ड्स के नाम हुआ करती थी, यानी मिडीवियल हिस्ट्री से फ्रांस में ये सब चलता आ रहा था। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले फ्रांस के जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो सरकारी संस्थाएं थी, जो सरकारी ढांचा था, उसको ओल्ड रिजाइम के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए फिगर 2 में इन्होंने दिखाया है, फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी आती थी, अरिस्टोक्रेट्स आते थे, इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब लोग आते थे इसमें जिनके पास बहुत पैसा है, सरकार जिनके इशारों पे नाचती है, नोबिलिटी जो कोर्ट ऑफिशियल्स होते थे ज़्यादातर इसमें,
वो आते थे नोबिलिटी में, और ज़्यादातर जो कॉमन मैन होते थे वो थर्ड एस्टेट में आते थे, जैसे कि बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, छोटे मोटे किसान, लेबर करने वाले लोग, बंधुआ मजदूरी करने वाले सर्वेंट्स, ये सारे यानी मेन जो कॉमन पीपल थे वो थर्ड एस्टेट के थे। सबसे गरीब भी वही थे और टैक्स भी उन्हीं से लिया जाता था। तो फिगर 2 में मैंने आपको बताया कि एस्टेट्स का सिस्टम किस तरीके से काम करता था फ्रांस में। पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, वो 90% पॉपुलेशन थी फ्रांस का, लेकिन उनमें से, उन पीजेंट्स में से सिर्फ कुछ ही ऐसे थे जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी, नहीं तो ज़्यादातर टेनेंट फार्मिंग करते थे, दूसरे की ज़मीन पट्टे पे लेके तब फार्मिंग करते थे। 60% जो लैंड थी वो नोबल, चर्च और रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट के पास थी। यानी फ्रांस कंट्री की 60% एग्रीकल्चरल लैंड या तो नोबल्स के नाम थी या चर्च के नाम थी, चर्च उन दिनों काफ़ी अमीर होता था, या चर्च के नाम थी या फिर थर्ड एस्टेट के जो अमीर लोग थे उनके नाम थी। यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था फ्रेंच सोसाइटी का जो लैंडलेस लेबर के तौर पे, ठीक है, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर के तौर पे काम करता था। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट्स दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। मैंने आपको शुरू में बताया, फर्स्ट एस्टेट जिसको क्लर्जी कहा जाता है, सेकेंड एस्टेट जिसको कि नोबिलिटी कहा जाता है, उनको बाय बर्थ ही टैक्स में छूट दे दी जाती थी। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता था उसको टैक्स भरने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। अब ये क्लर्जी क्या होता है? क्लर्जी होता है वो लोग जो कि चर्च से एसोसिएटेड होते हैं, चर्च के कुछ स्पेशल कामों में, स्पेशल फंक्शंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। इसके अलावा जो नोबिलिटी थी, जो सेकंड एस्टेट थी, उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी थे। जैसे वो लोग अपनी ज़मीनें छोटे किसानों को किराए पे देके उनसे टैक्सेस वसूलते थे, उनसे किराया वसूलते थे, और जो उनकी अर्निंग होती थी उसके ऊपर उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। आप खुद सोचिए, छोटा किसान जो बहुत कम पैसे कमाता है अपनी फैमिली के गुजारे के लिए, उसको तो टैक्स देना पड़ रहा है, और जिसके पास कई 100 किले ज़मीन है, कई 100 एकड़ ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन का किराया भी ले रहा है, कमा भी बहुत ज़्यादा रहा है, और उसको टैक्स प्रिविलेजेस भी मिले हुए हैं। Though these included feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord to work in his house and fields. जो किसान थे उनको अपने मालिक के खेतों में और घरों में काम करना ही पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं था। To serve in the army or to participate in building roads. इसके अलावा उन गरीब किसानों से, उन बेचारों से रोड बिल्डिंग में काम करवाया जाता था, और आर्मी में भी उनकी सेवा ली जाती थी फॉर फ्री या फिर बहुत कम पैसे देके। The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants. किसानों को चर्च का एक टैक्स, देखिए राजा को तो टैक्स देते ही थे किसान, लेकिन चर्च को भी एक टैक्स दिया जाता था जिसको टिथस के नाम से जाना जाता था, टिथस बोलते हैं इसको। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। इसका मतलब थर्ड एस्टेट के जो सबसे कॉमन मैन था, सबसे फाइनेंशियली सबसे कमज़ोर वर्ग था, उसी को ज़्यादा टैक्स देने पड़ते थे। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टील and a number of indirect taxes which were levied on the articles of everyday consumption like salt or tobacco. इसमें एक डायरेक्ट टैक्स था जिसको टेल कहा जाता है, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, जैसे आप जीएसटी सुनते होगे, वीएटी वैट सुनते होगे, स्टेट के टैक्सेस सुनते होगे। उसी तरीके से बहुत सारे टैक्सेस अलग अलग आम ज़रूरत में जो चीज़ें आती थी, जैसे चीनी वगैरह हो गया, नमक हो गया, तंबाकू हो गया, इनके ऊपर टैक्स लिए जाते थे। देखिए टिथ्स हो गया तो जो चर्च लेता था, टेल्स हो गया जो डायरेक्ट टैक्स था, किंग को देना पड़ता था, और इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देने पड़ते थे थर्ड एस्टेट को। द बर्डन ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन। यानी पूरे किंग का खर्चा, पूरे फ्रांस का खर्चा थर्ड एस्टेट के लोग ही चुकाते थे। अब यहाँ एक फिगर दिखाई गई है, इस फिगर में द स्पाइडर एंड द फ्लाई, ये इसको नाम दिया गया है, ठीक है। इस फिगर में जो नोबल मैन है, यानी जो सेकेंड एस्टेट का मेंबर है, वो स्पाइडर है, और जो पीजेंट है ये तो फ्लाई है, मक्खी है, और ये स्पाइडर है, ये मकड़ी है। द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वॉन्ट्स। इसमें क्या कहा गया है कि जितना ज़्यादा सेकंड एस्टेट वालों के पास होता था, जितना ज़्यादा नोबल्स के पास होता था, वो उतना ही ज़्यादा किसानों से और डिमांड करते थे। द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलेड। द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक। अब देखिए इसमें इस फिगर में क्या कहा गया, ये जो बंदा, ये सेकंड एस्टेट का मेंबर है, नोबल है, ये बेचारा गरीब किसान है, इसके पास बहुत सारा पैसा है। किसके पास? नोबल के पास। ये देखिए बहुत सारा पैसा इसके पास, ठीक है।
इसके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये टैक्स देने के लिए आया है नोबल के पास, अपना किराया चुकाने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए नोबल के पास आया है। नोबल जो है वो इतना लालची है कि जितना इसने जोड़ रखा है और ज़्यादा ये किसानों से वसूलने की कोशिश करता है। और ये जो मोटा आदमी है, नोबल मैन है, इसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये ध्यान से देखे उस किसान को जो अपनी पूरी कमाई इसको टैक्स के तौर पे दे रहा है। तो फिगर उस वक्त की सोसाइटी की कंडीशन को बयां करती है। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जिंदा रहने के लिए भी वहाँ के लोगों को मतलब स्ट्रगल करना पड़ता था एक तरीके से। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी 1715 से में, और 28 मिलियन बढ़ गई 1789 में, यानी काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स यानी अनाज की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। ग्रेन्स का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितनी पॉपुलेशन बढ़ी, इसलिए प्राइस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का, ब्रेड का, लोफ ऑफ ब्रेड का जो प्राइस था, जो कि वहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट थी, मेन खाना था वहाँ के लोगों का, मेन भोजन था, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो वर्कशॉप्स में लेबरर्स का काम करते थे, और जो ओनर होता था, जो मालिक होता था, वो अपने मन मुताबिक उनको दिहाड़ी देता था, उनको वेजेस देता था। लेकिन जिस मुताबिक ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा था उस मुताबिक लेबरर्स की वेजेस नहीं बढ़ रही थी, इसीलिए पुअर और रिच का जो गैप था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। जो बेचारे गरीब लोग थे उनके टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, वो टैक्स दे दे के अपनी फैमिली की ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहे थे, और जो रही सही कसर थी वो बढ़ते हुए ब्रेड के प्राइस ने पूरी कर दी थी। और जहाँ तक वेजेस का सवाल है, आम ज़रूरत की चीज़ों का प्राइस तो बढ़ रहा था, लेकिन लोगों की मजदूरी उतनी ही मिल रही थी जितनी पहले मिल रही थी। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, और जब कभी ड्रॉट आ जाता, सूखा पड़ जाता, यानी हेल यानी ओले वगैरह पड़ जाते और फसल ख़राब हो जाती, तब सिचुएशन और ख़राब हो जाती। एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस आने लगा फ्रांस में। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ पे लोगों को अपनी मतलब आम ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी मतलब पूरा नहीं पड़ता था। लोगों की नौकरियां छिन जाती थी, रोज़गार चले जाते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, और चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाते थे कि आम आदमी के लिए उनको खरीदना मुश्किल हो जाता था। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम यानी 1789 से पहले इस तरह की घटनाएं, किस तरह की घटनाएं, ड्रॉट और हेल की घटनाएं वहाँ पे आमतौर पे होती थी। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस किस तरीके से होता है ये आपको बताया जाएगा, यहाँ पे इस कोर्स में बताया गया। देखिए, बैड हार्वेस्ट यानी फसल पूरी नहीं आती है, ठीक है, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं, वेजेस बढ़ती नहीं है, और जो पुअरेस्ट यानी जो सबसे गरीब आदमी होते हैं उनके पास ब्रेड तक खरीदने का, नहीं आम चीज़ें खरीदने तक का पैसा नहीं होता है, ठीक है। और जब लोगों की हेल्थ कंडीशन नहीं होती है तब उनके अंदर बीमारियां भी फैलने लगती हैं, ठीक है, बीमारियां फैलने लगती हैं और लोग मरने लगते हैं। यानी जो ड्रॉट है, जो हेल है, जो बैड हार्वेस्ट है, वो एक तरीके से फेमाइन की शक्ल ले लेती है। आगे आता है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवाइसेस एंड टू प्रिविलेजेस। इसका मतलब क्या होता है कि थर्ड एस्टेट की जो मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी, ठीक है, वो डिमांड कर रही थी कि जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को, उसको ख़त्म किया जाए। पास्ट में पीजेंट्स और वर्कर्स ने बहुत सारी रिवोल्ट्स की थी बढ़ते हुए टैक्सेस के खिलाफ, खाने की कमी के खिलाफ, लेकिन उनकी रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास पूरे साधन नहीं थे, प्रॉपर प्रोग्राम नहीं था, ठीक है, और सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में उनके ये रिवोल्ट्स, ये जो पास्ट रिवोल्ट्स बड़ा चेंज नहीं ला पाए, ठीक है। ये जो रिवोल्ट्स थे, ज़्यादातर जो रिवोल्ट्स हुए थे पास्ट टाइम में, ये अक्सर वो ग्रुप्स करते थे थर्ड एस्टेट के जो प्रॉस्परस हो चुके थे, ठीक है, जो थोड़ा पैसा जोड़ चुके थे और जो एजुकेट हो चुके थे और न्यू आइडियाज़ की तरफ कन्फ्रंट हो रहे थे। सिर्फ वही लोग रिवोल्ट करते थे, वही लोग आवाज़ उठाते थे। 18वीं सेंचुरी में नए सोशल ग्रुप्स बनने लगे जिसको मिडिल क्लास कहा जाने लगा। ये जो मिडिल क्लास के लोग थे ये ओवरसीज ट्रेड करते, यानी दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते थे, ठीक है, ये वूलन और टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर करते थे, ये उनको एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, या फिर अपनी ही सोसाइटी के अमीर आदमियों को बहुत महंगे में बेचते थे। मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा थर्ड एस्टेट में लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी आते थे। अब थर्ड एस्टेट के बहुत सारे लोग एजुकेटेड होने लगे और उनका मानना
था। अब ज़्यादातर एजुकेटेड थर्ड एस्टेट मेंबर्स का मानना था कि सोसाइटी में किसी को भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, यानी जो टैक्स की छूट दी जा रही है फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को, क्लर्जी को और नोबिलिटी को, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा एजुकेटेड थर्ड एस्टेट के पीपल मानते थे। इसके अलावा एक सोशल पोजीशन जो लोगों की होती है वो मेरिट के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, यानी वो कितना पढ़ा लिखा है, कंट्री के डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसने क्या अचीव किया है, क्या सोशल सर्विस की है, इस बिहाफ पे उसको कोई प्रिविलेजेस दी जाएं तो ठीक है, बाय बर्थ किसी को प्रिविलेजेस देना गलत है, ऐसा उनका मानना था। दीज आइडियाज envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। ये जो आइडियाज़ थे जिनमें फ्रीडम की बात की जाती थी, सबको इक्वल मानने की बात की जाती थी, सबको बराबर मौके देने की बात की जाती थी, ये फिलोसफर्स जॉन लॉके और जीन जैक्स रूसो जैसे फिलोसफर्स के द्वारा रखे गए थे। अपनी बुक टू ट्रीटिसेस ऑफ द गवर्नमेंट में लॉके ने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क के खिलाफ आवाज़ उठाई है, यानी राजा को जो एब्सोल्यूट राइट्स दिए गए हैं कि राजा के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता, वो जो बात कह दे वो रूल बन जाएगी स्टेट का, इस बात के खिलाफ उन्होंने अपनी बुक टू ट्रीटिसेस ऑफ द गवर्नमेंट में इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई। रूसो ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया और उन्होंने एक ऐसी सरकार बनाने की पेशकश की जो लोगों और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। यानी उन्होंने क्या कहा कि लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने और रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के खिलाफ जवाबदेह हों, लोगों के साथ जवाबदेह हों, लोग उनसे पूछ सकें कि हमने आपको चुन के भेजा है राजकाज चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, और फिर भी ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है, आम ज़रूरतों का, आम सामान का प्राइस बढ़ रहा है, लोगों के बीच में एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, तो आंसरेबल होनी चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों को जवाब उनको देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम की बुक में मोंटेस ने डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आपने सुना होगा एसएसटी में, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा कि अब हमारी गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कानून बनाने वाला, कानूनों को इम्प्लीमेंट करने वाला और कानून का पालन ना करने पे सजा देने वाला, 3 ऑर्गन्स होने चाहिए। ये बात उस वक्त के मोंटेस ने की थी। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएस। ये जो मॉडल उस वक्त के फिलोसोफर्स ने, फ्रेंच फिलोसोफर्स ने पुट फॉरवर्ड किया था, इसको अमेरिका ने अपनाया। जब 13 कॉलोनीज अमेरिका की इंडिपेंडेंट हो गई ब्रिटेन से, फ्रांस ने उनकी हेल्प की इंडिपेंडेंट होने में, जब वो इंडिपेंडेंट हो गई तो उन्होंने यही चीज़ें अपनाई, इक्वलिटी फॉर ऑल, फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है, और लोगों को खुद के नेताओं को चुनने का हक होना चाहिए। इन्हीं आइडियाज़ को अमेरिका ने जो है अपनाया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। अमेरिका जब इंडिपेंडेंट हुआ, 13 अमेरिकन कॉलोनीज जब ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हुई, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना और लोगों को राइट्स देना, लोगों को हक देना, लोगों को उनके हक देना, सब्जेक्ट्स को उनके हक देना, ये एक नई बात थी जो फ्रेंच थिंकर्स को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखने को मिली। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers। जो आम तौर पे लोगों के डिस्कशन के प्लेसेस होते हैं, जैसे कॉफ़ी हाउस हो गया, सैलून्स हो गया, ठीक है, लोग मतलब बुक्स में और आसपास में बातचीत करते हुए इन आइडियाज़ को डिस्कस करते थे कि हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। बहुत से लोग ऐसे थे जो अनपढ़ लोगों को ये चीज़ें पढ़ के सुनाते थे और उनको भी उनके दिमाग में भी आइडिया डालने की कोशिश करते थे। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। जब लोगों तक ये खबर पहुंची कि किंग लुई 16 का खजाना खाली हो गया है और सरकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो टैक्स बढ़ाने वाला है, थर्ड एस्टेट को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो पहले से ही जो नाराज़गी थी थर्ड एस्टेट के मेंबर्स में वो और ज़्यादा बढ़ गई और अब लोगों को मजबूर होना पड़ा एक वाइड स्प्रेड स्ट्रगल करने में। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सपीरियंस बताया एक बंदे ने, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन लॉर्ड रिजाइन, ओल्ड रिजाइन।
ऑल रिजाइम 1789 से पहले के फ्रांस में किस तरीके की जो है लाइफ कंडीशंस होती थी वो इसमें बताया गया है। आई जॉर्ज डेंटन who later became active in revolutionary politics wrote to a friend in 1793 looking back upon the time when he had just completed his studies। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ बताया गया है, ठीक है, उस वक्त के टाइम्स के बारे में लेटर लिखा गया है, एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को लेटर लिखा है, ठीक है, किस तरीके से जो है उस वक्त की सोसाइटी की कंडीशन थी, लोगों को कैसे टैक्सेस देने पड़ते थे और किस तरीके से लोगों में गुस्सा था इस बात के प्रति, वो चीज़ें इनमें दिखाई गई हैं। आगे आता है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन स्टार्ट किस तरीके से हुई, अब हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाउ डिड द रेवोल्यूशन स्टार्ट। देखिए, लुई 16 को टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे थे, ये हमने पढ़ा है। क्यों बढ़ाने पड़ रहे थे? पहली बात तो जब वो 1774 में किंग बना तो एम्प्टी ट्रेजर मिला उसको। दूसरी बात, एक एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट बनाया जा रहा था वर्सेल्स में, उसके ऊपर काफ़ी पैसा लग रहा था। तीसरी बात, फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट होने में हेल्प की थी, वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था उनके लिए। उसके अलावा जो इकोनॉमी था फ्रांस का वो भी लगातार नीचे जाता जा रहा था। लगातार आने वाले हेल स्टॉर्म्स और ड्रॉट्स ने लोगों की इनकम को कम कर रखा था, जिसकी वजह से फ्रेंच ट्रेजरी की इनकम भी कम हो रही थी। इसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हैं मैरी एंटोनियट और किंग लुई 16 की लग्जरियस लाइफस्टाइल, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, लोगों की तरफ देखते भी नहीं थे। तो ये रीजंस आप लिख सकते हैं कि टैक्सेस बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, रेवोल्यूशन के कारण क्या थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ये कारण आप वहाँ पे लिख सकते हैं। सोशल कॉजेज़ क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे, लोग। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते थे कि लोग किंग को हेट करने लगे थे। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो थ्री एस्टेट्स थे वो गलत तरीके से डिवाइडेड थे उस वक्त के फ्रांस में। थर्ड एस्टेट के लोगों को ही टैक्स देना पड़ता था, जबकि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को टैक्स एग्जम्पशन था बाय बर्थ। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि चर्च को टैक्स देना पड़ता था और किंग को भी टैक्स देना पड़ता था आम लोगों को, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देने पड़ते थे। तो इस तरह की मेरे ख्याल से मैंने आपको 7 या 8 पॉइंट्स बता दिए हैं। ये पॉइंट्स आ सकते हैं रीजंस फॉर द रेवोल्यूशन में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। अब किंग लुई 16 को टैक्सेस बढ़ाने थे, तो टैक्सेस किस तरीके से बढ़ेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा। द फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। ओल्ड रिजाइम के फ्रांस में किंग के पास पावर नहीं थी नई टैक्सेस लगाने की। रादर ही हैड टू कॉल द मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल। उस वक्त ना एक असेंबली होती थी, एक यूनियन होती थी जिसको एस्टेट जनरल कहा जाता था। तो किंग को जब नए टैक्स लगाने पड़ते थे या टैक्स बढ़ाने पड़ते थे तो उसको एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, और एस्टेट्स जनरल अगर नए टैक्सेस के प्रपोजल्स को मान लेती तो ही नए टैक्स लगाए जाते थे आम लोगों पे। अगर एस्टेट जनरल नए टैक्स लगाने के प्रोविज़न को पास ना करती तो टैक्स नहीं लगा सकता था किंग अपनी मर्जी से। एस्टेट जनरल क्या थी, ध्यान से पढ़ें। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते थे किंग के साथ। यानी जो 3 एस्टेट्स थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट्स, इन तीनों में से चुने हुए कुछ मेंबर्स एस्टेट जनरल के मेंबर्स होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे लोगों के, और वो किंग के साथ मीटिंग करके टैक्स बढ़ाने या ना बढ़ाने का डिसीजन लेते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। लेकिन एस्टेट जनरल टैक्स को बढ़ाने का पावर तो रखती थी, लेकिन एस्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलानी है ये किंग के हाथ में होता था। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614। किंग लुई 16 ने 1774 के बाद ये मीटिंग बुलाई थी पहली बार। इससे पहले 1614 में ये मीटिंग बुलाई थी, बीच में कभी ये मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। ठीक है, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ साइड में। 1774 में किंग लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है, उसके पास खाली खजाना है और सोसाइटी में राजा के खिलाफ जो आवाज़ें हैं वो उठती जा रही हैं। 1789 में एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। थर्ड एस्टेट नाराज़ होकर नेशनल असेंबली नाम की एक अलग से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बना लेती है। बास्टिल के ऊपर अटैक होता है और जो किसान है, जो गरीब लोग हैं, वो रिवोल्ट कर देते हैं। 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, एक संविधान बनाया जाता है जो किंग की पावर को कम कर देता है
और लोगों को कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। 1792 से 1793 में फ्रांस जो है पूरी तरीके से रिपब्लिक बन जाता है, जहाँ का हेड वोट डाल के चुना जाता है। किंग को का सिर काट दिया जाता है। जैकोबिन रिपब्लिक जो थी वो ओवरथ्रो कर दी जाती है, हटा दी जाती है, और डायरेक्टरी यानी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फ्रांस के ऊपर अब अपना राज चलाने लगता है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का एम्परर बन बैठता है डायरेक्टरी की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए, और यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से को जीत लेता है। 1815 में नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है जो कि आपको याद करनी है, आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार दोबारा फिर हम अपनी रीडिंग पे जाते हैं। 5 मई 1789 को किंग लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई नए टैक्सेस को पास करवाने के लिए। अ रिस्प्लेंडेंट हॉल इन द वर्सेल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। जो डेलीगेट्स थे यानी जो स्टेट जनरल के मेंबर्स थे, उनकी मीटिंग एक बहुत ज़बरदस्त और लेविश हॉल में करवाई गई वर्सेल्स कोर्ट में। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच who were seated in rows facing each other in two sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. सबसे पहली बात तो देखिए, पहली गलती इन्होंने क्या की। 300 मेंबर्स तो आए फर्स्ट एस्टेट के, 300 मेंबर्स आए सेकंड एस्टेट के, जिनको एक दूसरे के फेसिंग बैठने के लिए चेयर्स दे दी गई, और जो 600 मेंबर्स आए थर्ड एस्टेट के, उनको पीछे खड़ा रहने के लिए कहा गया। द थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स वहाँ पे आए थे उनमें से ज़्यादातर अमीर और एजुकेटेड थे और अपने हकों को जानते थे। पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। थर्ड एस्टेट के छोटे किसानों को, आर्टिजन्स को और औरतों को एस्टेट जनरल की मीटिंग में एंटर नहीं करने दिया गया। हाउएवर देयर ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम। लेकिन इन लोगों ने, जिनको एस्टेट जनरल में नहीं आने दिया गया, इन लोगों की कुछ 40,000 लेटर्स थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स लेके आए थे, और उनकी शिकायतों का निदान करना उन्हीं की जिम्मेदारी थी। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। पास्ट में जब स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, नए टैक्सेस को लगाने या ना लगाने पे जब वोटिंग की जाती थी, तो हर स्टेट के पास एक वोट होता था, यानी टोटल 3 ही वोट कास्ट होते थे। तो जिसको 2 वोट मिल जाते थे वो डिसीजन ले लिया जाता था। दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटर्मिन टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस बार भी किंग लुई 16 ने वही प्रैक्टिस जारी रखने की कोशिश की, लेकिन थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने कहा कि वोटिंग को असेंबली में एज अ होल कंडक्ट किया जाए, यानी हर एक मेंबर का एक वोट माना जाए, ना कि एक एस्टेट का एक वोट। यानी जो 1200 मेंबर्स हैं उन सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रूसो इन द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने जो ये अपनी मांग रखी थी, इस तरह की बातें की गई थी रूसो की बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, वहाँ से ये लोग इंस्पायर्ड थे। जब किंग ने रिजेक्ट की कर दिया ये प्रपोजल, तो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने वॉकआउट कर दिया कि हम एस्टेट जनरल की मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस मीटिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है और आपके लिए हुए डिसीजन को हम नहीं मानेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज अ स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। क्योंकि थर्ड एस्टेट के मेंबर्स का मानना था कि हम ही लोग पूरी फ्रांस को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिए गए टैक्स से ही फ्रांस चलता है। फ्रांस की ज़्यादातर पॉपुलेशन हम ही हैं, इसका मतलब फ्रांस कंट्री का मतलब थर्ड एस्टेट, और उनका कहना कुछ लिहाज तक ठीक भी था। 20 जून को वो एक टेनिस कोर्ट के मैदान में इकट्ठे हुए वर्सेल्स में, और उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली। और उन्होंने कहा कि तब तक नहीं मानेंगे वो जब तक कि फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दिया जाता और जब तक किंग की पावर्स को कम नहीं कर दिया जाता। जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं किंग की वो ख़त्म नहीं कर दी जाती, तब तक हम अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे। दे वर लेड बाय मिराबो एंड एबेसियस। एबेसियस और मिराबो नाम के लीडर्स थे इनके 2। मिराबो जो था वो एक नोबल फैमिली में जन्मा था, लेकिन उसका मानना था कि जो फ्यूडल प्रिविलेजेस बाय बर्थ दी जाती हैं, यानी खुद ये सेकंड एस्टेट का मेंबर था, लेकिन थर्ड एस्टेट के ऊपर होने वाले अत्याचार से इसको दिक्कत थी, ये उनके साथ खड़ा था।
ही ब्रोट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्सेल्स। उसने एक जर्नल, एक पत्रिका निकाली। पत्रिका आप समझते होंगे जो 15 दिन या हफ्ते भर के गैप पे निकलती है। एक जर्नल पब्लिश किया उसने, और अक्सर वो स्पीचेस दिया करता था मीटिंग्स में, और उसकी स्पीचेस काफ़ी पावरफुल होती थी, लोगों को मोटिवेट करती थी किंग के खिलाफ। द टेनिस कोर्ट ओथ, ये देखिए टेनिस कोर्ट ओथ का बताया गया है। लोगों ने कसम खाई थी, ठीक है, ये कसम खाई थी, पेंटिंग बनाई थी बाद में एक, लोगों ने कसम खाई थी नेशनल असेंबली में कि हम तब तक नहीं मानेंगे, तब तक नेशनल असेंबली को जारी रखेंगे जब तक कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के किंग की पावर्स को कम ना कर दिया जाए। इसको टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। एबेसियस जो ओरिजिनली एक प्रिस्ट था, उसने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा जिसको व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट कहा जाता है। उसने एक पैम्फलेट लिखा, लोगों में उसको पहुंचाया और लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को बताया कि उनके हक क्या हैं, क्या होना चाहिए और किंग क्या कर रहा है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. जब नेशनल असेंबली वर्सेल्स में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जुटी हुई थी, पूरे फ्रांस में टर्मोइल आ गया, यानी बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना उलट पुलट की स्थिति, सब कुछ खत्म हो जाना। क्या हुआ? अ सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। बहुत कड़ी सर्दियाँ हुई, बहुत ज़बरदस्त सर्दी पड़ी, कड़ाके की ठंड पड़ी, जिसकी वजह से फसल काफ़ी ख़राब हुई, बैड हार्वेस्ट हुई। ब्रेड का प्राइस फिर से बढ़ा और बेकर्स ने, ब्रेड बनाने वालों ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उन्होंने ब्रेड की सप्लाई को रोक दिया ताकि ब्रेड का प्राइस और बढ़े और वो बढ़े हुए प्राइस पे लोगों को ब्रेड बेचें। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। बहुत सारी औरतें लंबी लंबी लाइन में लगी रहती थी बेकरी में, और गुस्सा होने के बाद जब उनका गुस्सा चढ़ गया, उनका पारा चढ़ गया, तो उन्होंने दुकानों पे हमला कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इन टू पेरिस। लोगों के बेचारों की पहले ही हालत ख़राब थी और किंग ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आप लोग शहर में घुसो, पेरिस में घुसो और लोगों को कंट्रोल करो। 14 जुलाई को गुस्साई भीड़ ने बास्टिल के ऊपर अटैक किया और एक तरीके से मुनादी कर दी कि हम किंग के खिलाफ हो गए हैं, हम किंग की बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ठीक है, और जो कुछ हो रहा है वो सब किंग की वजह से ही हो रहा है। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड्स ऑफ द मैनर had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. गांवों में अफवाह फैल गई कि जो मैनर के लॉर्ड्स थे, यानी बड़े बड़े जो लॉर्ड्स थे, उन्होंने लुटेरों को हायर किया है जो पकी हुई फसलों को बर्बाद करने के लिए खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं। Caught in a frenzy of warfare, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked shetiaks. ये जो भी है इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। डर के मारे जो पीजेंट्स थे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने, उन्होंने अपने जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं जैसे कि पिच फॉक्स होज वो उठाए और किंग के जो नोबलमैन थे, किंग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके ऊपर हमला कर दिया। दे लूटेड होडेड ग्रेन, उन्होंने रोके हुए अनाज के ऊपर हमला बोल दिया, लूट लिया। डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, उन डॉक्यूमेंट्स को जिनमें मेनोरियल ड्यूज की रिकॉर्ड रखा गया था, यानी किसानों को जो ड्यूज देने थे मैनर्स को, लॉर्ड्स को, जो वो खाते थे, जिनके ऊपर जो अकाउंट्स थे, वो अकाउंट्स जो वो रिकॉर्ड्स थे वो जला दिए गए और जो ग्रेन था वो लूट लिया गया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, बहुत से नोबल्स जो थे वो घर छोड़ के भाग खड़े हुए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, कुछ तो इतना डर गए कि आस पड़ोस के देशों में भाग के शरण ले ली उन्होंने। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुईस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू नेशनल असेंबली। आखिरकार इतना बड़ा रेवोल्यूशन जब खड़ा हो गया किंग लुईस 16 के सामने, कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इस बात से भी मान गया कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बनवाऊंगा और मेरी जो पावर्स हैं वो कम कर दी जाएंगी, मेरे को अपनी ज़्यादातर पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रह के एक्सरसाइज करनी होंगी। लोगों को पैसिफाई करने के लिए उसने ऐसा किया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास किया, एक ऑर्डर पास किया, जिसने जो फ्यूडल सिस्टम था, जो टैक्सेशन सिस्टम था, इसको ख़त्म कर दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो
क्लर्जी मेंबर्स थे, जो चर्च से रिलेटेड बंदे थे, उनको जो प्रिविलेजेस दी गई थी उनको भी हटा दिया गया। टिथ्स वॉज एबोलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वॉज कन्फिस्केटेड। टिथ्स, जो चर्च जो टैक्स इकट्ठा करता था वो बंद करवा दिया गया, और चर्च की जो ज़मीन थी वो लोगों में बांट दी गई, गरीब किसानों में बांट दी गई। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। अब देखिए, जो चर्च की ज़मीन थी, जो चर्च की प्रॉपर्टी थी, वो बांटी नहीं गई किसानों को, बल्कि वो स्टेट के नाम कर दी गई, सरकार के नाम कर दी गई। इससे सरकार को 2 बिलियन लीवर्स का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्ट्रगल थी उसके आगे फ्रेंच किंग लुइस 16 को झुकना ही पड़ा। नेशनल असेंबली को अप्रूव करने के अलावा उसको उनके बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानना पड़ा। और जब नेशनल असेंबली पावर में आई, उसकी चलने लगी, तो उन्होंने सबसे पहले तो चर्च के राइट्स को एबोलिश किया, उनके लगाए जाने वाले टैक्स को ख़त्म किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया और उसको सरकार के नाम किया, ताकि सरकार का घाटा कम किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में इतना ही। आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट पर अपने व्यूज़ दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। थैंक यू एवरीवन।